भगवान बवासीर उसी को देता है जिसे बल तोड़ का दर्द पता हो। आज कोई खास वर्कलोड नहीं है, केवल 7 या 8 वैल्यूएशंस करने हैं और उसके बाद अभी बैठ के मैं लगभग 2 या 3 वैल्यूएशंस करूँगा। उसके बाद गांव में एक दावत है, छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, तो वहाँ जाके उसे अटेंड करना है और रास्ते में एक वैल्यूएशन के लिए और साइट विज़िट करना है, तो उसे विज़िट करते हुए मैं वहाँ चले जाऊँगा। और जो लेआउट मैं पिछले वीक किया था उसका काम शुरू हो गया है, मतलब गड्ढे खुदने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं 2-3 वैल्यूएशंस बना लेता हूँ, उसके बाद साथ में गाँव निकलेंगे। टोटल 4 वैल्यूएशंस कंप्लीट कर लिए, अब लगभग 3 या 4 वैल्यूएशंस और बचे हुए हैं, तो उसको मैं रात में कंप्लीट कर लूँगा। तो अब मैं रेडी होता हूँ और उसके बाद गांव की ओर निकलते हैं। नाउ लेट्स गो। फूल की माला ख़रीदने का रीज़न ये है कि जब भी कोई हज या फिर उम्रा करके आता है तो मतलब समझ लीजिए एक वो तीर्थ स्थल से वापस आ रहा है। जो तीर्थ स्थल होते हैं तो मुसलमानों में ये तीर्थ स्थल माना जाता है मक्का मदीना को। तो वहाँ हज या फिर उम्रा करके कोई भी जब वापस आता है तो अपना एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम उनको माला पहनाते हैं। और उनके घर में मिलाद का फंक्शन अभी रखा गया है, तो जहाँ से दावत आया हुआ है तो उनके घर में मिलाद का फंक्शन भी रखा जाता है। मिलाद मतलब जैसे लोगों के घर में कथा होती है, तो उस तरीके से हमारे यहाँ मिलाद होता है। तो अब पहुँचने में कुछ समय तो लगेगा और उसी बीच में यहाँ गांधीनगर में एक वैल्यूएशन का भी काम आया है बैंक से, तो जाते जाते मैं साइट विज़िट भी कर लूँगा। उसके बाद चलेंगे अपने गाँव। हम अभी बनारस रोड में हैं और ये इस जगह को बोलते हैं गांधीनगर। तो यहीं पर एक प्रॉपर्टी को देखना है वैल्यूएशन के लिए, तो चलिए उस प्रॉपर्टी के पास पहले चलते हैं, देख लेते हैं क्या स्थिति है प्रॉपर्टी का। फ़ोटो तो मैंने ले लिया है, लोकेशन भी ले लिया है, अब बस गांव पहुंचना है। फ़ोटोज़ तो हो गए, अब चलते हैं गांव निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। अब जब तक कोई साइट देखे नहीं आदमी तब तक कुछ समझ में भी नहीं आता है कि एक्चुअल में क्या स्थिति है बिल्डिंग की। और ऐसे भी कोई वैल्यूएशन दिया जाना ठीक बात नहीं है। ये आपने देखा कि बिल्डिंग की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इसे फिनिशिंग हो गया है ऐसा माना जाए। तब इस केस में बैंक मेरे ऊपर रिलाय करती है कि आप सही तरीके से वैल्यूएशन करो। बिल्डिंग की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसे बैंक लोन दे सके। मतलब एक तरह से समझ लीजिए बैंक के बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ, तो बैंक का नुकसान ना हो इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ और वैल्यूएशन सही तरीके से देता हूँ। तो अब चलते हैं गांव की ओर। हम लोग अभी भी बनारस रोड में हैं। अंबिकापुर से लगभग ये 15 से 20 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। गांव का नाम है करवान। आगे से एक रास्ता है, वो जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे हमें राइट लेना है।
ये आ गया हमारा गांव। ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ। देखिए गांव में थार भी चल रहा है, छोटा मोटा गांव नहीं है। ये आ गया हमारा घर। पता नहीं गेट खुला है कि नहीं। ये हमारे घर के बच्चे। ये जो बड़ा वाला घर है ये बड़े पापा का घर है, और वो जो लेफ्ट में जो छोटा वाला घर है वो हमारा। ये हम लोग यहाँ ज़्यादा रहते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। बाकी त्योहारों में हम लोग आते हैं यहाँ, और छुट्टियों में भी आते हैं। सब के सब वहीं हैं, तो चलते हैं वहीं चलते हैं। जिस काम के लिए आए हैं पहले उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी लोगों से मिल लेंगे। यहाँ तो नट बोल्ट खाना शुरू कर लिया है सब के सब। थोड़ा गौर से देखिए आप। अरे कैसे दिमाग खराब का, ये तो हड्डी वाला नहीं है। तरी तरी तो जब तक मैं खाना खा लेता हूँ तब तक ये देखते हैं कि आज सॉल्यूशन बॉक्स में आप लोगों के लिए क्या है। ये आइटम तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है। व्हाट टू चूज, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इसका सिंपल फंडा यही है और सिंगल फंडा यही है कि आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी के ट्रेड्स नहीं लेने हैं। नहीं मतलब नहीं, आपको केवल इन द मनी और एट द मनी में ही रहना है। आपके हर ट्रेड्स एट द मनी और इन द मनी के अंदर ही रहने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर आप आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स को बाई करेंगे तो उसके डीके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कम से कम ट्रेड्स लेने हैं। दैट मीन्स कि आपका एक सटीक सेटअप होना चाहिए, मतलब आपको उसी सेटअप में ही ट्रेड लेना है। जब तक वो सेटअप ना बने तब तक आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं। और ज़्यादातर यही कोशिश करिए कि आप अगर इंट्राडे भी कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेड्स भी कर रहे हैं तो आप मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड्स करिए। मतलब सिंपली आप ये देखिए कि आप जिस स्ट्राइक प्राइस को ख़रीदने वाले हैं वो कब एक्सपायर होने वाला है, और जो एक्सपायरी का डेट है वो कम से कम आपके ख़रीदने के डेट से 15 दिन के बाद ही होना चाहिए। तभी उसमें टाइम वैल्यू बची रहेगी, और तभी जब आपके डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करेगा तब आपको प्रॉफिट्स बनेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपको केवल एट द मनी और इन द मनी में ही ट्रेड्स लेने हैं। आपको हमेशा मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड्स लेने हैं, और जिस डेट में आप ट्रेड्स ले रहे हैं, जिस प्रीमियम को आप बाई कर रहे हैं, उसका एक्सपायरी 15 दिन के बाद ही होना चाहिए। 15 दिन से एक भी दिन कम नहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे प्रॉफिट्स बना पाएंगे और आपके लॉस बहुत छोटे रहेंगे। तो इन 3 रूल्स को अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। खाना खत्म, अब हाथ धो के मेज़बान से मिलते हैं। काफ़ी समय लग गया वहाँ खाना पीना खाते, सबसे मिलते जुलते। बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं वहाँ, तो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो पुरानी यादें, पुरानी बातें होती हैं। लेकिन अब अपने काम पे लगना ज़रूरी है। एक्चुअली यहाँ करवा के पहले एक गांव पड़ता है लटोरी। लटोरी में एक क्लाइंट हैं, उनका ज़मीन देखना है। वो कुछ दिन पहले फ़ोन किए थे, तो वो बोले थे कि आप जब भी आइएगा तो एक बार ज़मीन को देख लीजिएगा। तो एक बार देख लेता हूँ, पिछली बार जैसे गलती ना हो कि बिना ज़मीन देखे आप नक्शा बना दिए, तो वो वाला मिस्टेक नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं वो ज़मीन का साइज़ क्या है, कैसा है। और सुनने में आ रहा है कि ज़मीन में 2 ऑनर्स हैं, तो दोनों ऑनर्स के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से नक्शा को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है जब एक ज़मीन में 2 ऑनर्स होते हैं, 2 मालिक होते हैं, तब दोनों के आइडियाज़ बार बार एक दूसरे को काउंटर करते हैं। तो
ये हमारी जिम्मेदारी होती है जो नक्शा बना रहा है, कोई भी इंजीनियर है, अगर कोई नक्शा बना रहा है, कोई भी आर्किटेक्ट है, तब एक बीच का रास्ता निकालना हमेशा सही तरीका होता है। आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है जिसमें दोनों के दोनों एग्री करें। काम इतना आसान नहीं होता है क्योंकि हम अपना आइडिया बेच रहे हैं यहाँ पर, तो वो आइडिया उनको पसंद आएगा कि नहीं, अब उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, दोनों क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगे, तो उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद उस हिसाब से उस नक्शे को बनाना है। तो देखते हैं उस ज़मीन का हालचाल कैसा है, ज़मीन का डायमेंशन क्या है, और उस हिसाब से नक्शा तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि 2 ओनर्स हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट्स कैसे होंगे और उनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नक्शा बन पाएगा कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। और हम तो सर्विस देने वाले हैं, तो अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो ज़मीन को देखा जाए। साइड हम पहुँच, रोड है 24 फीट चौड़ाई, 24 फीट ऐसे। नमस्ते नमस्ते। ऐसे 24 फीट। हाँ, ऐसे 24 फीट। ये है 205 लंबाई। अपने को कितना में बनाना है? 80 में। 80 में। सामने से कहाँ तक छोड़ेंगे? 40 छोड़ेंगे। हाँ, सामने से 40 कॉर्नर। हाँ, आता बहुत अच्छा प्लॉट था। फ्रंट 24 फीट है और गहराई उसकी 80 फीट है। ज़मीन से लगभग 6 फीट नीचे है, 6 फीट नहीं, 4.5 से 5 फीट के आसपास। बहुत ज़्यादा अनड्यूलेशन है उस ज़मीन में, लेकिन परेशानी और चैलेंजेस ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अब चैलेंज क्या है वो मैं आपको घर में जाके बताऊंगा, क्योंकि गाड़ी में बताना थोड़ा मुश्किल है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और मैं ठीक से आपको दिख भी नहीं रहा हूँगा। तो घर चल के आपको सारी चीज़ों को ठीक से डिटेल में बताता हूँ। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम। ज़मीन जो है वो 24 फीट बाई 80-90 फीट के आसपास है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ज़मीन के जो ओनर्स हैं वो 2 हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया था। मैं नक्शा को एक बार समझा देता हूँ आपको, ज़मीन कैसा है। ये चौड़ाई है 24 फीट और ये लंबाई है लगभग 100 फीट के आसपास। तो अब ये है कि इसको बीच से पार्टीशन करने के बाद यहाँ पर 12 फीट बचेगा और इधर 12 फीट बचेगा। तो अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है कि इस तरफ भी सेम लगभग 3 BHK का नक्शा निकालना है और इधर भी लगभग 3 BHK का। इनमें क्या है, सीढ़ी, स्टेयर्स सेपरेट, इनके शॉप भी होने चाहिए फ्रंट में, और जो रोड है वो इस तरफ है और जो ज़मीन है वो साउथ फेसिंग है। आप जहाँ भी बैठे हैं अभी आप देखिए, आपका रूम लगभग 11, 12 या फिर 14 फीट का होगा, लेकिन जनरली हर रूम 12 फीट बाई 12 फीट या 12 फीट बाई 14 फीट इस साइज़ में रहता है। तो आप खुद सोचिए कि अब ये 12 फीट बाई 80 फीट 90 फीट में वो उनका नक्शा कैसे एडजस्ट होगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि उस 12 फीट बाई 90 फीट में सारे रूम्स को कैसे एडजस्ट किया जाए। अब अगर मैं नक्शा बना रहा हूँ तो ट्रेन का डब्बा बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वैसे ही ट्रेन का डब्बा वाला नक्शा बना दूंगा तो फिर मुझे हायर करके इतनी बड़ी फ़ीस देने से कोई मतलब नहीं है। तो अब पहले रात का भोजन कर लेते हैं, उसके बाद ही दिमाग काम करेगा, उसके बाद ही देखेंगे कि नक्शे में क्या किया जा सकता है। लेकिन मेरे नक्शे बनाने का एक प्रोसेस है, पहले मैं उसे पेपर में रफ बनाता हूँ, उसके बाद अगर बनाते बनाते मुझे कोई आइडिया हिट करता है
तो उसको फिर मैं कुछ समय तक अपने मन में ही उसको नक्शा बना के देखता हूँ। और जब थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते करते ये समझ में आ जाता है कि घर का सर्कुलेशन कैसा होगा, घर में इंसान जब घुसेगा तब उसको क्या क्या फील होगा, उसको दरवाजे कहाँ दिखेंगे, उसको कहाँ से घूम के जाना है, वो सीढ़ी में जब चढ़ेगा तो वो उसको कैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ों को पहले मुझे विजुअलाइज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं उसे फाइनल नक्शा बनाता हूँ। तो पहले अभी मैं बैठ के पहले उसका रफ ड्राइंग बनाऊँगा, लेकिन पहले भोजन कर लेते हैं। तो हमारा भोजन हो गया, काफ़ी तीखा खाना था, बट तीखा खाने से दिमाग तेज़ होता है। तो अब लगते हैं नक्शे बनाने में। नक्शा बनाते हैं, कुछ रफ बना के देखते हैं, कुछ अच्छा आइडिया निकल जाए तो फिर उसके बाद उस पर काम शुरू करेंगे। ये नक्शा थोड़ा ठीक लग रहा है, पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं। ये इसका रफ ड्राइंग है, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आइडिया तो समझ में आ गया है, अब इसको तुरंत बनाने में नहीं बैठूँगा, मेरा एक प्रोसेस है। इसको अच्छे से मैं समझ लेता हूँ, इसका ओरिएंटेशन कैसे रहेंगे, इसका सर्कुलेशंस कैसे रहेंगे, इसके दरवाजे के पोजीशंस कैसे रखने हैं, ताकि घर में घुसने के बाद इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं और आ गया हूँ, मतलब उसको ऐसा लगे कि घर में घुस रहे हैं। तो अब इसका फाइनल वर्क सुबह करेंगे। Time to make final drawing. तो ये जो रफ नक्शा कल रात को हमने बनाया था, इसका फाइनल ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। अब थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बनाना तो है, तो नक्शा बनाना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ द प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्लान एक्चुअली में कैसा है। तो ये वाला जो प्लान है ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, और ये इसमें एक मैंने ड्यूप्लेक्स ऐड कर दिया है, इसको सेकंड फ्लोर भी बोल सकते हैं हम। तो ग्राउंड फ्लोर में पहले क्या है कि ये और ये दोनों शॉप्स हैं। इसका साइज़ है 8 फीट बाई 17 फीट 6 इंच, क्योंकि सीढ़ी देने के बाद लगभग दोनों साइड इतने ही जगह बच रहा था, मैक्सिमम इतने ही साइज बच पाएगा। और ये एक सीढ़ी है, तो मतलब जो घर के मेंबर्स हैं पहले इस सीढ़ी में जाएंगे, और राइट साइड वाले ओनर्स राइट मुड़ जाएंगे और लेफ़्ट वाले ओनर्स लेफ़्ट मुड़ जाएंगे। तो चलिए राइट वाले ओनर के हिसाब से मैं पूरे नक्शे को समझाता हूँ, क्योंकि जो नक्शा है वो पूरा मिरर इमेज है। तो आदमी इधर से जाएगा, फिर राइट मुड़ेगा, फिर इस सीढ़ी में चढ़ेगा। इस सीढ़ी में चढ़ने के बाद वो ऐसे चढ़ेगा, उसके बाद इस हॉल में पहुँचेगा। हॉल में पहुँचने के बाद या तो वो सीधा इस बेडरूम में जा सकता है, ये टॉयलेट है, ये OTS है, ओपन टू स्काई, और ये रहा किचन। और जब ये इस तरफ आएगा, इस तरफ एक बेडरूम है, और बेडरूम से लगा हुआ एक बालकनी है। और अगर किसी इंसान को ये पहला बेडरूम है और ये दूसरा बेडरूम है, अगर किसी इंसान को तीसरे बेडरूम में जाना है तो वो इस सीढ़ी का यूज़ करेगा। वो यहाँ से चढ़ेगा ऐसे, और उसके बाद ये एक 3 फीट का स्लैब है, 3 नहीं 3.5 फीट का स्लैब है, वो इसमें से होकर इस बेडरूम में आ सकता है। और इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट है और एक सामने में बालकनी है। ये किचन है, किचन के बगल में लगभग ये 4 फीट का
4 फीट नहीं, ये लगभग 3 फीट 7 इंच का एक गली है इस बेडरूम में जाने के लिए। और इस बेडरूम के बगल में एक टॉयलेट है और टॉयलेट और किचन के बीच में एक ओटीएस दिया हुआ है। बाय द वे, घर की लेडीज़ लोगों को वॉशिंग मशीन रखना रहता है, किचन के आसपास ही कई लोग रखते हैं। वॉश एरिया जो होता है वो किचन के आसपास ही होता है, तो वो ये एरिया को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा प्लान। आई होप कि मैंने आपको ठीक से समझाया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सबसे अच्छा नक्शा है? नहीं। और क्या इससे बेटर नक्शा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इससे भी बहुत अच्छे नक्शे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट अगर अच्छे से दिमाग लगाए और कुछ सोचे और कुछ नया आइडिया लगाए तो इससे भी बेटर नक्शा निकल सकता है, नो डाउट। बट 12 फीट के चौड़ाई में इस तरीके का जो प्लान है उस चीज़ को सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा एम ये रहता है कि सारे रूम के दरवाजे हॉल में खुलने चाहिए। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि चौड़ाई नहीं है, तो आजू बाजू में रूम दे नहीं सकते हैं। जो भी रूम देने हैं आमने सामने ही देने हैं और उसी में सारे दरवाजे के सर्कुलेशंस को सेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये हेक्टिक नक्शा हो जाता है, बट इससे भी बेटर नक्शे बन सकते हैं। तो मैंने इसका एक और फ्रेश प्रिंट निकाल लिया है। अब आज हमारे गांव में जहां मैं गया था वहां फिर दोबारा आज जाना है। वहां एक और फंक्शन है, हमारे ही घर में फंक्शन है, मेरे बड़े पापा के यहाँ। तो वहाँ वो भी आएंगे, तो इस प्लान को मैं उनसे एक बार डिस्कस कर लूँगा, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा और उसके बावजूद अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर यही नक्शा उनको अच्छा लग गया तो इसी नक्शे में लेआउट करना शुरू कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 6:30, तो अब बाकी काम कर लेते हैं और फिर रेडी होते हैं। फिर थोड़ी देर में 10-11 बजे के आसपास गाँव के लिए निकलना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे वहीं पर। कहाँ है? प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, खाना पीना भी हो गया है। बस पापा लोगों के लिए पान लेके जा रहा हूँ अब मैं। पापा बोले पान खाने का बहुत इच्छा कर रहा है, तो पापा के लिए पान बंधवा रहा हूँ। और रही बात उस नक्शे की, तो वो क्लाइंट भी आए थे हमारे साथ में ही, उन्होंने खाना खाया और आखिरी में उन्हें मैंने नक्शा दिखाया तो वो नक्शा उनको काफ़ी पसंद आया है। बस दरवाज़ों के कुछ पोजीशंस को चेंज करने हैं, बाकी नक्शा तो फाइनल है। थैंक गॉड। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि ये नक्शा उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन जो भी मेहनत मैंने किया तो उसका पूरा का पूरा फल मिला है। मैंने तो अपना 100% दिया था, बाकी सब कुछ छोड़ दिया था कि उन्हें पसंद आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो चेंज किया जाएगा। बट लकीली उन्हें नक्शा अच्छा लगा। अब इसी नक्शे में लेआउट किया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियोस में कैसे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।